हेलो दोस्तों जी, नमस्कार। आज हम लोग दृष्टि की टेस्ट सीरीज नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये प्रीलिम्स 2024 के लिए प्रैक्टिस है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जर्नल स्टडीज़ के पर्पज़ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। एक्चुअली वीडियो पॉज हो गया था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें निम्न पर विचार करना है: राष्ट्रीय उद्यान, जंतु उद्यान, पवित्र उपवन, सामूहिक अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान। इसमें से हमें बनाना है कि इन सीटू जैव संरक्षण के स्वास्थ्य के लिए क्या तरीके हैं। तो हमारा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इन सीटू है। ये क्या है, हमारा जंतु उद्यान जो है ये हमारा बाह्य स्वास्थ्य यानी कि एक सीटू के अंतर्गत आएगा। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। पवित्र उपवन ये भी हमारा इन सीटू के अंदर आएगा, और सामुदायिक अभ्यारण्य ये भी हमारा इन सीटू के अंदर आएगा। तो ये और ये तीन जो है ये सही है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैव उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हमारा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैविक पदार्थों के उत्पादन की दर है। ये हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं द्वारा नए जैविक पदार्थ के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया। ये बिल्कुल सही है हमारा। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैंक नोरॉक्स का सर्वोत्तम उदाहरण है। फ्रैंक नोरॉक्स का, ये देखिए एनसीईआरटी सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रैंक नोरॉक्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसमें हमारा पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चट्टान है। बी ऑप्शन है चट्टानें जो पिघले हुए प्लास्टिक से संदूषित और परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ ज्वालामुखी चट्टानें विभिन्न खनिज के संलयन से निर्मित है। डी ऑप्शन दिया हुआ है तटीय चट्टानों में निहित प्रागैतिहासिक समुद्री जीवों के जीवाश्म। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, यानी कि ये जो है ये जो दिया हुआ है फ्रैंक नोरॉक्स, ये एक्चुअली चट्टानें जो मतलब ये जो है चट्टानें जो पिघले हुए प्लास्टिक से संदूषित और परिवर्तित हो गई। मतलब ये एक ऐसी चट्टान है जो पिघले हुए प्लास्टिक से संदूषित और परिवर्तित हो गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा। पारिस्थितिक पिरामिडों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है जैव मात्रा के एक सीधे पिरामिड में निचले पोषी स्तर पर ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। फिर नेक्स्ट हमारा ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। अब इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है युग्म कि इसमें से कौन सा युग्म जो है 1 सेकेंड ना, इसमें से कौन सा युग्म सही है बताना आपको। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें से पहले तो हम चेक करते हैं कि कौन सा सही है इसमें पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में। ठीक है, इसमें जैव मात्रा की एक सीधे पिरामिड में निचले पोषी स्तर पर ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर की तुलना में अधिक होती है। ये एकदम करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, उसके बाद है ऊर्जा का पिरामिड। ये समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, सीधे नहीं होते, कटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता, बिल्कुल सही आंसर। तो इसमें हमारे 1 और 2 युग्म सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 युग्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। अब ये बताना समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, इसमें देखो एक बार दिया हुआ है, एक तरफ पारस्परिक क्रियाओं के प्रकार है, एक तरफ प्रकार से इनकी प्रकृति। अब इसमें से हमें क्या करना है कि सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित है यह हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है सहकारिता। सहकारिता में क्या दिया हुआ दोनों जातियों को लाभ होता है, ये बिल्कुल सही है।
सहकारिता, ये नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों जातियों को लाभ देता है। फिर है स्पर्धा। स्पर्धा में क्या दिया हुआ इसने, एक जाति को लाभ होता है, दूसरी अप्रभावित होती है। जी नहीं, इसमें क्या होता है कि इसमें भी दोनों जातियों को, इसमें क्या होता है, दोनों को हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हानि होती है, ये गलत है हमारा, ठीक है। उसके बाद सहभोजी पूछ रहा है। सहभोजी क्या है, देखिए इसमें दिया हुआ सहभोजी में एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को हानि होता है। इसमें जो है एक जाति को लाभ होता है, दूसरी को नहीं, दूसरी को भी लाभ होता है, हानि नहीं होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही युग्म सही होगा, जो कि हमारा सहकारिता, दोनों जातियों का लाभ होता है। मतलब सहकारिता के अंतर्गत क्या, दोनों जातियों को लाभ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद छठा क्या है हमारा, आनुवांशिकता रूपांतरित यानी जीएम, देखो क्रॉप के बारे में पूछा है। जीएम पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, अजैव प्रतिबलों के प्रति फसलें अधिक सहिष्णु बन जाती हैं। सेकंड इसमें दिया हुआ है, रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भरता कम करता है। नेक्स्ट है, फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में सहायता करता है। अगला है, पौधों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर को बढ़ाता है। ये हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से बताना है कि जीएम पौधों के कितने लाभ हैं, यानी कि जीएम क्रॉप के कितने लाभ हैं, ये बताना हमें। तो ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें पहला जो है ये तो एकदम सही है कि अजैव प्रतिबलों के प्रति फसलें अधिक सहिष्णु बन जाती हैं, एकदम सही है। नेक्स्ट जो अपना रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है, बिल्कुल। उसके बाद है, फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए सहायता होती है, बिल्कुल सही है। पौधों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल खनिज के उपयोग को बढ़ाता है जीएम। उसके बाद खाद्य पदार्थों पोषण, ऑब्वियस पोषण स्तर के लिए ही लाएगा, तो पोषण स्तर भी बढ़ता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ये जो चारों पांचों दिए गए हैं पॉइंट, ये पांचों सही है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के संदर्भ पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला जो हमारा पॉइंट दिया गया है, यह पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के तहत कार्य करता है। सेकेंड है हमारे पास, ये पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री समिति के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री समिति के अध्यक्ष है। थर्ड दिया हुआ, समिति अनुवांशिकता निर्मित जीवों की निर्मुक्त से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। देखिए इसके जो है केंद्रीय मंत्री इसके मतलब अध्यक्ष नहीं होते, तो हमारा ये तो गलत हो गया। अब इसमें मंत्रालय दिया हुआ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये एकदम सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के अंतर्गत ये मंत्रालय काम करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया हुआ हमारा, सीमित अनुवांशिकता निर्मित जीवों की निर्मुक्ति से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा, ये दोनों कथन सही है, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा बायोपायरेसी की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है, बायोपायरेसी का। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ हमारा, व्यवसायीकरण और समाज के समग्र लाभों के लिए जैव संसाधनों से प्राप्त उपयोगी उत्पादों की व्यवस्थित खोज है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें दिया हुआ है, क्षतिपूर्ति भुगतान या अनुमति के बिना जैविक संसाधनों का अवैध दोहन है, ठीक है। उसके बाद सी तो जिया आयुध निर्माण के लिए जैविक संसाधनों का गैर जिम्मेदाराना साझाकरण, ये तो नहीं हो सकता।
निजी संस्थानों द्वारा जैविक संसाधनों के उपयोग में विनियमित करने पर सरकार की भूमिका, ये भी गलत है। तो इसमें और इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है हमारा। इसमें दिया व्यवसायीकरण और समाज के समग्र लाभों के लिए जैव संसाधनों से प्राप्त उपयोगी उत्पादों की व्यवस्थित खोज, नहीं ये तो नहीं है, तो ये हमारा फिर ये भी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें बी सही होगा। क्षतिपूर्ति भुगतान या अनुमति के बिना जैविक संसाधनों का अवैध दोहन, यही इसका स्पष्ट जो वर्णन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो जैव सुधार से है, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें देखना है जैव सुधार के संबंध में कौन सा सही ऑप्शन है इसमें से। तो पहला जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, यह एक भौतिक प्रणाली है जिसका उपयोग संदूषित स्थलों को साफ करने के लिए किया जाता है। सेकेंड जो दिया हुआ है, इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण के संदूषकों के निम्नीकरण के लिए रसायनों का उपयोग शामिल है। यह मृदा, जल या वायु के से विभिन्न प्रदूषकों को नष्ट करने या हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करता है। अगला जो, यह केवल जैविक प्रदूषकों के उपचार में प्रभावी है और अकार्बनिक संदूषकों के लिए यह उपयोगी नहीं है। अब इसमें दिया है उपयुक्त में से कितने कथन सही है, उनको बताना है कितने कथन इसमें से सही हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये पहला क्या था हमारा, एक भौतिक प्रणाली जिसका उपयोग संदूषित स्थलों को साफ करने के लिए किया जाता है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। इसमें सिर्फ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला सही है। यह मृदा, जल या वायु से विभिन्न प्रदूषकों को नष्ट करने या हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करता है, इसे ही जैव सुधार कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो हमारा एक ही युग्म इसमें से सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ताप विघटन में शामिल प्राथमिक प्रक्रिया क्या है। ठीक है, ताप विघटन पायरोलिसिस में शामिल प्राथमिक प्रक्रिया क्या है। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बनिक पदार्थ का दहन, ठोस अपशिष्ट का विद्युत में रूपांतरण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक अपघटन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कम तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक अपघटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। जो ताप विघटन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक अपघटन करता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो या फिर मेरा जो प्रयास है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा।